Hello dear students, in this video we discussed about the chapter number from the standard 6 and subject is the name of the chapter is the Vedic age. So before we starting our chapter, let's we discuss the new words of this chapter. The first new word is that the egalitarian. This one. Believing that all people are equally important and should have the same rights and opportunities, यानी यहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं जहाँ पर सभी लोगों को जो है वो इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती हो, सेम राइट्स दिए जाते हैं और सबको डेवलप्ड होने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हो। यहाँ पर मेन है विमेन से या फिर कास्ट जो है इसका डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है। जैसे हम अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पढ़ेंगे हमें कास्ट सिस्टम समझेंगे, पर इसके बावजूद भी सबको इक्वली राइट्स और इक्वल इम्पोर्टेंस सोसाइटी में मिलता हो, ऐसी सोसाइटी को हम इगालिटेरियन सोसाइटी कहते हैं। इंडो आर्यंस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम फ्रॉम अ सेंट्रल एशिया, स्पोक अ सिमिलर लैंग्वेज एंड हु सेटल इन इंडिया। इंडो आर्यंस का मतलब होता है कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो सेंट्रल एशिया से आए हो और इंडिया में सेटल हो गए हो, जिसकी लैंग्वेज जो है वो इंडिया में उस टाइम पर जो लैंग्वेज बोली जाती थी उससे सेम थी। दैट्स वाई दे आर सेटल्ड इन इंडिया एंड दस दे आर नोन एज अ इंडो आर्यंस। हिम्स या फिर हेम्स भी आप इसे बोल सकते हो। श्लोक्स और सॉन्ग रेसिटेड इन प्रेज ऑफ गॉड, यानी गॉड को प्रेज करने के लिए जो श्लोक्स हम बोलते हैं या फिर जो सॉन्ग्स हम गाते हैं, दैट इज कॉल्ड। नाउ वी डिस्कस द रिचुअल्स, रिलीजियस सेरेमनीज। व्हाट काइंड ऑफ द रिलीजियस सेरेमनीज, यानी कि हम जो सेक्रीफाइसेस यानी कि यज्ञ परफॉर्म करते हैं, दिस ऑल्सो कॉल्ड रिलीजियस सेरेमनीज। अदरवाइज जो मैरिज है, हमारे फेस्टिवल्स है, हम फेस्टिवल्स में जो पूजा करते हैं, दिस ऑल आर अवर रिचुअल्स और इसे ही हम रिलीजियस सेरेमनीज कहते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अ किनशिप, the relationship between the members of the same family, connection by blood or marriage। यानी इस तरह के रिलेशंस की बात हो रही है जो सेम फैमिली के हो, यानी कि ट्राइब्स के ऐसे मेंबर्स के जो सेम फैमिली से हो, दे आर कनेक्टेड वेदर बाय द ब्लड और मैरिज, यानी कि जिसका रिलेशन ब्लड रिलेटेड हो या फिर मैरिज से रिलेटेड हो, जैसे कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो ये सारे जो है वो मैरिज से रिलेटेड रिलेशंस हुए। तो इस तरह के रिलेशंस जो है वो हमें ट्राइब्स में देखने को मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द किनशिप। और अर्ली वैदिक सोसाइटी जो है वो इसी तरह के सोशल स्ट्रक्चर पर रन करती थी। मोनोगामी, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग ओनली वन पर्सन एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक इंसान से शादी करने की जो प्रथा थी, दैट इज़ कॉल्ड मोनोगामी। तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमें जो है वो मोनोगामी देखने को मिलेगी। अगर हम दूसरे किंग की बात करें तो बहुत से ऐसे किंग थे जिन्होंने 2 या 3 शादियाँ की थी, पर अर्ली वैदिक पीरियड या फिर वैदिक पीरियड एज की जब हम बात करेंगे तब हमें वहाँ पर मोनोगामी सिस्टम देखने को मिलती है। नेक्स्ट वर्ड इज जना या फिर से जाना भी आप कह सकते हो, दैट मीन्स ट्राइब्स। ट्राइब्स का मतलब होता है ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो सेम रिचुअल्स और सेम बिलीव्स में फॉलो करते हो। नेक्स्ट वन इज राजन, ईच ट्राइब हैड इट्स ओन रूलर नोन एज द राजन, यानी हर एक ट्राइब्स के पास जो है वो अपना एक ओन रूलर होता है जिसे वो इलेक्ट करते हैं या फिर वो हेरिडेटरी होता है। जैसे कि अर्ली वैदिक एज में हम पढ़ेंगे तो अर्ली वैदिक पीरियड में राजन जो है वो इलेक्ट किए जाते थे थ्रू देयर एबिलिटीज़ एंड लीडरशिप क्वालिटी। बट व्हेन वी लर्न अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड तो उसमें जो है वो किंगशिप या फिर राजन प्रथा जो है वो हेरिडेटरी हो गई, यानी किंग के बाद ही किंग का बेटा जो है वो किंग बनता है। तो हेड ऑफ द ट्राइब है उसे राजन कहा जाता है। पैट्रियार्कल, व्हेन द मैन टेक ऑल इम्पोर्टेंस डिसीजन, यानी ट्राइब्स के सारे इम्पोर्टेंस डिसीजंस जो है वो मैन लेता हो या फिर हेड ऑफ द फैमिली मैन हो और मैन ही सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस फैमिली के हो वो लेता हो तो उसे मैट्रियार्कल कहते हैं। और इसके अलावा अगर विमेन जो है वो सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेती हो या फिर हेड ऑफ द फैमिली अगर विमेन हो तो दैट इज कॉल्ड द मैट्रियार्कल। सो was prepared by mixing herbs and plants, ये खास तरह का ड्रिंक्स जो है वो हमें वैदिक एज में देखने को मिलता है जिसको हर्ब्स और प्लांट्स को मिक्स करने से बनाया जाता है। सूरा,
वॉज अ काइंड ऑफ लिकर, यानी कि सूरा जो है वो भी एक तरह का ड्रिंक है, पर वो एक अल्कोहल है। दिस बोथ आर इंटॉक्सिकेटिंग, यानी कि ये ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यजना या फिर यज्ञ भी आप बोल सकते हो। अ सेक्रीफाइस सेरेमनी कंडक्ट बाय द प्रीस्ट अराउंड अ फायर, यानी कि फायर के आसपास प्रीस्ट जो है वो एक खास तरह की सेरेमनी परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड यज्ञ। विश कॉमन पीपल ऑफ द ट्राइब्स, विश जो है वो ट्राइब्स में देखने वाले कॉमन पीपल को कहा जाता है। कि व्हेन वी डिस्कस्ड अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, वहाँ पर हमें कास्ट सिस्टम डिस्कस करेंगे, यानी कि वर्न्स जो है जिसमें 4 तरह के वर्न्स रहेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट्स और लास्ट रहेगा शूद्र। ये सिस्टम जो है वो हमें लेटर वैदिक पीरियड में और वैदिक एज में देखने को मिलेगी। सेम एक कास्ट सिस्टम जो है वो हमें ट्राइब्स में भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर ऑक्यूपेशंस के हिसाब से लोगों को डिवाइड कर दिया जाएगा, और जिसमें जो विश है यानी कि जो कॉमन पीपल है वो। मेगालिथ, megaliths are a large stone structures or a group of a standing stone that are believed to have some religious significance, यानी मेगालिथ जो है एक खास तरह का आप स्टोन से बना हुआ स्ट्रक्चर जो है, जो उस टाइम की कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस या फिर रिलीजियस बिलीफ को जो है वो शो करने के लिए बनाया जाता था। तो इसे किस तरह से बनाया जाता था कि बड़े बड़े जो स्टोन्स के पत्थर होते हैं उसे स्टैंडिंग पोजीशन में रख दिए जाते हैं। अगर मेगालिथ जो है, मेगालिथिक साइट्स हमें बहुत सारी देखने को मिल रही है, तो हर एक जगह पर मेगालिथ का जो है वो अलग अलग शेप और अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है। कहीं हमें सर्कुलर तो कहीं हमें स्क्वायर शेप में देखने को मिलता है, बट सबको बनाने की मेथड सेम ही रहती है कि वहाँ लार्ज स्टोन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज सुपाइन, कि जब हम बेरियल साइट्स डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम लोगों को कैसे दफन या किस पोजीशन में दफन किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सुपाइन जो है वो एक पोजीशन है जिसके अंदर लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ फेस अपवर्ड, यानी जैसे हम हॉरिजॉन्टली सोते हैं वैसे, और फेस जो है वो अपवर्ड रख के एडल्ट्स को उस तरह से दफन किया जाता था। सार्कोफेगस, स्टोन यूज टू कंस्ट्रक्ट और मार्क द बेरियल साइट्स एज अ मेमोरियल फॉर द डेथ, यानी बेरियल साइट्स जो है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को दफन किया जाता था, तो ऐसी साइट्स जो है वहाँ पर हमें स्टोन से का यूज़ करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे कहते हैं सार्कोफेगस। या आप समझ सकते हो कि पत्थरों से बनी कब्र, उसे भी सार्कोफेगस कहा जाता है। अश्वमेघ यज्ञ, ये बिफोर वी स्टार्टिंग द अश्वमेघ यज्ञ लेट वी डिस्कस सम रिलेटेड टू दिस के राजस्वीय यज्ञ, वेजपेय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ जो है, यानी ये तीनों जो है वो किंग की प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए, शो करने के लिए, और किंग का लोगों में कितना इन्फ्लुएंस है वो दिखाने के लिए ये 3 यज्ञ जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। सो लेट्स वी डिस्कस द फर्स्ट विच वन इज अश्वमेघ यज्ञ। अगर आपने रामायण सुनी हो या पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि भगवान राम ने भी अश्वमेघ यज्ञ जो है वो परफॉर्म किया था, और उसी के थ्रू वो जो है वो लवकुश से मिले थे। तो ये तो पुरानी बात हो गई, ठीक है। अब अश्वमेघ यज्ञ जो है was performed to establishing control over all those territories through which the sacrifices horse wandered and unchallenged, यानी एक खास तरह का सेक्रीफाइस हॉर्स, यानी कि हवन के पास जो है एक हॉर्स की पूजा करके उस हॉर्स को वांटेड यानी खुला छोड़ दिया जाता है। फिर वो अपनी टेरिटरी से बाहर की जो भी टेरिटरी में जाता है, अगर उसे हॉर्स को कोई रोकता है तो वहाँ की आर्मी को जो है वो दूसरी आर्मी के साथ फाइट करना पड़ता है, और इस तरह से अगर वो जीत जाते हैं तो वो ये इलाका उनका, और अदरवाइज वो स्टेट हार जाते हैं तो वो जिसने अश्वमेघ यज्ञ किया था ऑटोमेटिकली वो पूरा स्टेट उसको चला जाता है। और कई जगह ऐसा भी होता है कि जहाँ अश्वमेघ यज्ञ हॉर्स को जो है वो चैलेंज भी नहीं किया जाता है। तो अनचैलेंज करने का मतलब ये है कि वो किंग की प्रेस्टीज और किंग के पावर को शो करता है, कि सामने वाले किंग को ऑटोमेटिक पता चल ही जाता है कि अगर ये इस किंग का घोड़ा है
और इन्होंने अगर अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया है तो उनके साथ फाइट करना उन लोगों के लिए कितना डिफ़िकल्ट या फिर शायद हारना ही रहेगा। तो बेसिकली ये किंग के पावर को शो करता है। राजस्व यज्ञ was supposed to grant a supreme power to the king, यानी किंग की सुप्रीम पावर को शो करने के लिए ये परफॉर्म किया जाता है, जिसके अंदर छोटे छोटे किंग्स या फिर आसपास के जो किंग हैं वो इस यज्ञ के दरमियान राजा को जो है वो बहुत सारी गिफ्ट देते हैं या फिर भेंट देते हैं और उनका जो सुप्रीमेसी है उसको एक्सेप्ट करते हैं। वेजपेय यज्ञ was a chariot race where the king's chariot always won against the chariots of his subjects, यानी यहाँ पर एक ऐसी रेस का आयोजन किया जाता है जिसमें किंग का रथ जो है वो ही हमेशा रेस को जीतता है। तो मतलब ऐसी रेस का आयोजन करने का क्या फ़ायदा जहाँ रेस खुद किंग ही जीतते हो और ये कंपलसरी हो, पर ये इसलिए आयोज किया जाता है कि जिसके थ्रू वो किंग के जो है वो प्रेस्टीज को और किंग की पावर को शो करता है और सिर्फ किंग की पावर को दिखाने के लिए ही वेजपेय यज्ञ परफॉर्म किया जाता है और लोगों को एंटरटेन करने के लिए। Now we discuss our chapter, the Vedic age. So first of all, what is called Vedic age? After the end of the Indus Valley civilization, the period between 1500 BCE to 500 BCE, this time duration is known as a Vedic age. यानी कि 1500 BCE to 500 BCE के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज़ कॉल्ड वैदिक एज। और वैदिक एज स्टार्ट होता है आफ्टर द एंडिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारा जो थर्ड चैप्टर था उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और उनके डिक्लाइन होने के रीज़न के बारे में पढ़ चुके थे। तो अब वैदिक एज स्टार्ट हो रहा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड के बाद आया है। So in this we discuss some topics that are first the Indo-Aryans, a group of people who came from Central Asia, spoke a similar language and who settled in India। यानी सेंट्रल एशिया से लोगों का जो ग्रुप आया और जो भारत में सेटल हो गया, बट उनकी लैंग्वेज जो थी वो एट दैट टाइम जो लैंग्वेज प्रेफर होती थी उससे सिमिलर्स थी, तो इसकी वजह से भी वो भारत में सेटल हो गए। तो ऐसे जो लोग थे दैट इज़ कॉल्ड इंडो आर्यंस। देन वेद्स एंड द वैदिक पीरियड। सो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द फोर वेद। फर्स्ट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सो दिस फोर वेद्स आर वी लर्न। देन वैदिक पीरियड। सो वैदिक पीरियड जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो लाइफ इन अर्ली वैदिक पीरियड एंड द सेकेंड इज अ लाइफ इन द later Vedic period. Third, life in the early Vedic period. So in the early Vedic period we discuss about कि अर्ली वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे। दैट मीन्स वी डिस्कस अबाउट देयर पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ एंड रिक्रिएशन दैट वी डिस्कस। देन लाइफ इन अ लेटर वैदिक पीरियड, यानी लेटर वैदिक पीरियड के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, देन द फोर आश्रम। अब लास्ट टॉपिक दैट इज अ मेगालिथिक कल्चर इन इंडिया, यानी इंडिया में कुछ मेगालिथिक साइट्स देखने को मिलती हैं तो विच दे आर वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस द हिस्ट्री मेकर। विमेन इन अ वैदिक टेक्स्ट। हमें यहाँ पर कुछ विमेंस के नाम दिए गए हैं और उनके बारे में मेंशन किया गया है कि वैदिक एज में विमेंस का कंट्रीब्यूशन कैसा, ये किस तरह से था। वी hear of quite a few illustrious women in the Vedic text. illustrious means famous, popular, legendary। तो ऐसी कुछ विमेंस जो थी वो वैदिक एज में देखने को मिलती थी और उनके बारे में हमें वैदिक टेक्स्ट में भी मेंशन किया गया है। वन नेम अपाला टू केयर ऑफ हर फादर्स फील्ड्स, यानी कि एक विमेन थी उसका नाम था पाला, उन्होंने अपने फादर के फील्ड्स की टेक केयर की। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पर भी
विमेन जो थी वो अपने फादर्स की हेल्प कर पाती थी या फिर सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करते थे। अ वॉरियर नेम विशपाला लॉस्ट हर लेग इन अ बैटल, यानी विशपाला नाम के विमेन जो थी उन्होंने अपना एक लेग जो है वो बैटल में लॉस्ट किया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वैदिक एज में विमेंस जो थी वो बैटल में पार्ट लेती थी और विमेन भी वॉरियर होती थी। अदरवाइज़ ऐसा भी होता है कि कई सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिला है कि विमेंस जो थी उनको वॉरियर या फिर लड़ाई के काम से दूर रखा जाता था। Gargi and the Maitri participated in the philosophical debates with the Upanishadic sages. Sages means संतों, यानी कि महान संत जो थे वो उपनिषद के ऊपर डिबेट्स करते थे, फिलोसॉफिकल डिबेट्स होती थी। तो उसके अंदर भी विमेन को जो था वो पार्टिसिपेट्स करने को मिलता था। तो वैदिक एज पढ़ते वक्त हमें ये समझ में आता है कि वैदिक टाइम पर विमेंस को भी आगे बढ़ने का और खुद को डेवलप करने का और हर एक जगह पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। नाउ एट अ ग्लेंस वैदिक पीरियड, as if we discussed after the ending of the Indus Valley civilization, the Vedic period has started and the time duration is 1500 BCE to 500 BCE. So Vedic period has divided into the two parts. First is the early Vedic period and the second is the later Vedic period. So in the early Vedic period, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड की खूबी क्या थी वो, तो इलेक्टेड रूलर्स, यानी वहाँ पर हमें हेरिडिटरी रूलर्स देखने को नहीं मिलते थे। हेरिडिटरी मीन्स वारसानुगत, यानी कि अगर कोई एक रूलर है तो आफ्टर दैट उसका बेटा या फिर उसी की फैमिली में से जो होगा वो कोई रूलर बनेगा। तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमें वो देखने को मिलता नहीं है, यानी कि रूलर जो है उसको इलेक्ट किए जाते थे। देन egalitarian society, that means believing that all people are equally important and they should have the same rights and the opportunities in a life। यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में इगालिटेरियन सोसाइटी देखने को मिलती थी, जहाँ पर ये माना जाता था कि हर एक इंसान है, विदर इट्स अ वीमेन और अ मैन, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं रखे जाते थे। और चाहे वो रिच हो, पुअर हो या फिर क्लास डिफरेंस भी देखने को मिलता नहीं था, बट सबको इसमें इक्वली ट्रीट किया जाता था और सबको इक्वल्स राइट्स यानी कि सेम राइट्स भी दिए जाते थे और सबको खुद को डेवलप करने की हर एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी। द लास्ट इज इम्पोर्टेंस टू कैटल रेयरिंग, यानी कि कैटल रेयरिंग भी अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को मिलता था और उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा था। Now we discuss the later Vedic period. So first, hereditary rulers, as if I told कि early Vedic period में हमें elected rulers देखने को मिलते, well as later Vedic period में हमें hereditary rulers, यानी कि अगर कोई ruler है तो after that it's possible कि उनका ही बेटा या फिर उसी की ही फैमिली में से कोई जो है वो रूलर बनेगा। वहाँ पर इलेक्शन के थ्रू रूलर्स को चूज़ नहीं किया जाता था, बट वंशानुगत। देन रिजिड सोशल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कि वहाँ पर वुमेंस को इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली जाती थी, वहाँ पर कास्ट डिफरेंसेस देखने को मिलते थे, फिर वुमेंस एंड मेंस को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो ये जो था वो रिजिड सोशल स्ट्रक्चर है। देन डिक्लाइन इन अ पोजिशन ऑफ वुमेन, एज इफ आई टोल्ड कि रिजिड सोशल स्ट्रक्चर होने की वजह से सबको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, तो विमेन जो था उनको डिक्लाइन यानी मैंस से कम माना जाता था, यानी मैंस जो है उसको विमेन से ऊपर या फिर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी एज़ कम्पेयर टू विमेन। एम्पावरमेंट्स इन एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में एक अच्छी बात देखने को मिलती थी, दैट इज़ एम्पावरमेंट्स, यानी एग्रीकल्चर की जो टेक्निक्स है उसमें डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट दैट इज़ द इंडो आर्यंस।
The Indus Valley civilization ended around 1500 BC, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एंड यानी कि ख़त्म हो गई थी 1500 BC। A number of ruler settlements came up afterwards, यानी इसके बाद भी बहुत सारे रूलर्स जो थे वो आए। Around the same time, a new group of people, यानी इसी वक्त new group of the people, the Aryans, arrived in north, यानी कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई उसके बाद बहुत सारे रूलर्स जो थे वो वहाँ पर आए। उसी के टाइम पर एक ग्रुप ऑफ पीपल आया, दोज हु नो कॉल्ड आर्यंस। तो वो कहाँ पर आए? नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, वहाँ पर आए। फिर ओरिजिनली द आर्यंस प्रोबेबली लिव्ड समवेयर इन द स्टेप्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम साउथर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया। These are called यूरेशिया। थोड़ा पार्ट रहेगा रशिया का, थोड़ा रहेगा एशिया। दिस प्लेस कंबाइन इज कॉल्ड यूरेशिया। द ग्रासलैंड्स, आई एम डिस्कस अबाउट द स्टेप्स। द ग्रासलैंड्स विच आर फाउंड इन यूरेशिया, दिस कॉल्ड स्टेप्स। यानी कि आर्यंस जो थे वो मेनली कहाँ से आए थे? साउथर्न रशिया और सेंट्रल एशिया से। फ्रॉम हियर दे माइग्रेटेड टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी रशिया और सेंट्रल एशिया से माइग्रेट का मतलब होता है एक से दूसरी जगह जाना। तो दे आर कम फ्रॉम रशिया एंड सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ एंड वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। दिस इज़ वाई दे आर ऑल्सो नॉन एज द इंडो आर्यंस, और इसी की वजह से इन लोगों को इंडो आर्यंस कहा जाता है। द इंडो आर्यंस spoke Indo-European languages from which later Sanskrit emerged, यानी कि आर्यंस जो थे वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज प्रेफर करते थे जिसमें से संस्कृत इमर्ज हुई। फ्रॉम द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन इन द ऋग्वेद इट अपीयर्ड दैट द अर्ली वैदिक आर्यंस वेर फेमिलियर विथ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड पंजाब, द लैंड ऑफ 7 रिवर और द सप्त सिंधु रीजन, यानी से सब सिंधु रीजन या फिर सब सिंध रीजन भी आप कह सकते हो, जहाँ पर 7 नदियों का संगम होता था। लैंड ऑफ 7 रिवर। पहले के टाइम पे पंजाब को लैंड ऑफ द 7 रिवर कहा जाता था क्योंकि वहाँ पर 7 रिवर एक साथ मिलती थी। अभी वहाँ पर 5 रिवरें मिलती है। तो ये जो आर्यंस थे, अर्ली वैदिक आर्यंस, वो फैमिलियर यानी कि वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से इंट्रोड्यूस है, या फिर उनको पता था कि कोई एक जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं। द कंपोजर्स ऑफ द 3 letter Veds moved south eastward and settled down in a Kurukshetra region. Thus the river Ganga and the Yamuna are mentioned frequently. It is the northern Indian heartland that ultimately came to be called Aryavrat, or the land where the Aryans settled down. यानी आर्यव्रत उसे कहते हैं जहाँ पर आर्यंस है वो सेटल डाउन हुए। और द कंपोजर्स ऑफ द 3 letter वेद्स, यानी कि वेद्स का जिन्होंने कंपोजर किया वो साउथर्न ईस्टर्न वर्ड से होकर कुरुक्षेत्र रीजन में सेटल हो गए। और उसी के बाद जो है वो रिवर गंगा और यमुना जो है वो फ्रिक्वेंटली मेंशन की गई। Next topic, that is the Ved. The term Ved is derived from the Sanskrit word Vid, meaning the wisdom or knowledge. यानी कि वेद में is come from the संस्कृत में इसका मतलब होता है विद और इसका मतलब होता है विजडम एंड नॉलेज। Veds are a collection of a poem, hymns and the short compositions that were initially composed orally. There are 4 Veds: Rigved, Samved, Yajurved and Atharvaved. यानी कि वेद जो है वो पोएम्स, हैम्स का मतलब होता है श्लोक्स, शॉर्ट कंपोजिशन एंड इनिशियली कंपोज्ड ओरली, यानी कि ये जो सारे थे वो ओरली कंपोज यानी बनाए गए थे। और हमें 4 तरह के वेद देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर
एंड अथर्ववेद। इन चारों वेदों के बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ऋग्वेद, द वेद एंड द वैदिक पीरियड। The Rigveda is the oldest Ved and is supposed to have been composed about 3,500 years ago, यानी कि 1500 to 1000 BC के बीच में जो था वो ऋग्वेद का कंपोज हुआ था, और 3500 साल पहले जो था वो ऋग्वेद का कंपोज किया गया था। दिस पीरियड इज़ नोन एज द अर्ली वैदिक पीरियड, यानी कि जिस पीरियड में ऋग्वेद का कंपोजर हुआ, दिस पीरियड इज नॉन एज अ अर्ली वैदिक पीरियड। अगर याद रखना है तो इजीली रह जाएगा। इट्स कंटेन अबाउट 1028 hymns कॉल्ड सुख, मीनिंग अ वेल से। यहाँ पर दो वर्ड है, सु कथ्स, यानी कि सु का मतलब होता है अच्छा और कथ्स का मतलब होता है कथ्य या फिर कहना, और इंग्लिश में से कहेंगे वेल से, या फिर हाइम्स का मतलब एज इफ आई टोल्ड इट्स कॉल्ड श्लोक्स। तो हमें ऋग्वेद में जो है वो 1028 श्लोक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। दिस हिम्स प्रेज वेरियस वैदिक गॉड, यानी कि ये जो हिम्स में देखने को मिलते हैं वो वेरियस गॉड के लिए जो है वो प्रे करने के लिए यूज़ होते थे। रिसेंटली द ऋग्वेद हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय अ यूनेस्को लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग वर्ल्ड्स ह्यूमन हेरिटेज, द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यूनेस्को जो है वो यूनाइटेड नेशन के एक स्पेशल ब्रांच है जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो यादगार चीज़ें हैं दुनिया में उसका एक कलेक्शन करती है। सो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर रिसेंटली जो है ऋग्वेद को ऐड किया गया है। नाउ वी डिस्कस द सेकेंड, देयर इज सामवेद। द सामवेद कंटेन hymns sang by a special class of the priests during the important religious ceremonies and the sacrifices, यानी सामवेद में जो hymns या फिर श्लोक जो हमें दिए गए हैं वो प्रीस्ट यानी कि पुरोहित या फिर जो स्पेशल कास्ट के लोग होते हैं, वही जो रीजनल सेरेमनी यानी कि धार्मिक सेरेमनी या किसी की अगर शादी है तो उसके जो मंत्र बोले जाते हैं तो वो जो है वो प्रीस्ट या फिर स्पेशल या फिर पुरोहित जो है वही बोलते हैं। वैसे ही सामवेद में उसके बारे में मेंशन किया गया है। और सेक्रीफाइसेस यानी कि वैदिक पीरियड्स में हमें सेक्रीफाइसेस देखने को मिलते थे, तो सेक्रीफाइसेस की जो सेरेमनी होती थी तो वो सेरेमनी किस तरह से हेल्ड करनी है वो पूरा जो था वो सामवेद में बताया गया है। और उसके लिए किस तरह के श्लोक्स या फिर हिम्स का यूज़ होता था, दैट इज़ ऑल्सो मैंशन। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट, दैट इज़ अ यजुर्वेद। सो यजुर्वेद कंटेन्स द रूल्स दैट are meant to be followed in the religious ceremonies, sacrifices and the rituals, यानी कि यजुर्वेद में भी कुछ रूल्स ही मेंशन किए गए हैं जो धार्मिक रिलीजियस यानी कि धार्मिक सेरेमनीज, धार्मिक सेरेमनीज का मतलब होता है चाहे वो फिर पूजा करना हो, फिर वेडिंग्स हो या किसी खास तरह के यज्ञ का आयोजन हो, हवन हो, तो ऐसी सारी जो धार्मिक सेरेमनीज हो वो उसके लिए जो रूल्स है और रिचुअल्स यानी परंपराएं कि किस तरह से वो करना है वो यजुर्वेद में मेंशन किया गया है। नाउ वी डिस्कस फोर्थ, दैट इज अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ अ सॉन्ग, स्पेल्स, मैजिकल चार्म्स टू वार्न ऑफ इविल स्पिरिट्स, यानी कि अथर्ववेद में सॉन्ग्स का कलेक्शंस देखने को मिलता है। और ऑफ इविल स्पिरिट्स यानी कि इविल स्पिरिट यानी कि बुरी आत्माओं को कैसे दूर रखे उसके बारे में भी अथर्ववेद में मेंशन किया गया है। द लास्ट 3 वेद्स वेर कंपोज्ड ड्यूरिंग 1000 to 600 BC. दिस इज कॉल्ड द लेटर वैदिक पीरियड। एज इफ वी ऑलरेडी डिस्कस दैट के 1500 और 1000 BC के बीच में जो है वो ऋग्वेद का कंपोजन हुआ, तो इसीलिए उस टाइम को हम अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं। तो उसके बाद का यानी 5 के बाद के जो
1000 to 600 BCE का जो टाइम है उसके अंदर हमारे 3 वेद जो है उनका कंपोजिशन हुआ। तो वो थे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और इस टाइम को हम कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। ओरिजिनली द वेद्स वेर अ oral composition. In fact, the Veds were written down in manuscripts several hundreds years after they were composed. Here one word is that is manuscripts. In the chapter number 1 of the history we discussed about the manuscript, but again I'll give the definition of that people recorded the events and the memories by a hand, and this hand record are known as the manuscripts. They were written on a rock, palm leaves, bark of a beech trees, clay tablets, letter on a paper. यानी कि वेद्स जो थे वो लिखने से पहले ही ओरली बहुत सालों पहले कंपोज हो चुके थे, और सेवरल 100 years के बाद ये जो वेद्स है वो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखे गए। The hymns and the poems of a Veds praise the various gods of the composer. The Rigved, the most important gods are Indra, Agni and Varun. यानी कि ये जो पोएम्स और हाइम्स हमें वेद में देखने को मिलते हैं ये गॉड को प्रे करने के लिए यूज़ होते हैं, और उसमें भी 3 इम्पॉर्टेंट गॉड्स के हमें जो नाम दिए गए हैं, एक है इंद्रा, एक है अग्नि एंड एक वरुण। There are some hymns dedicated to the goddesses Usha and Aditi. यानी कि सिर्फ वेद में हमें गॉड को प्रेस करने के लिए ही हाइम्स नहीं दिए गए, बट गॉडेस को प्रेस करने के लिए भी हमें दिए गए हैं। तो उसमें से 2 गॉडेस का नाम है, एक का नाम है उषा और अदिति। इन द लेटर वेद्स प्रजापति, विष्णु एंड द रुद्रा एमर्ज एज अ इम्पॉर्टेंट गॉड। यानी कि थोड़े लेटर वेद के अंदर थोड़े टाइम के बाद इम्पॉर्टेंट गॉड में 3 नाम आए, वो थे प्रजापति, विष्णु एंड रुद्रा। नाउ वी डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द अर्ली वैदिक पीरियड। सो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड हैज़ बीन स्टार्टेड इन 1500 BC, 2000 BC का जो टाइम रहेगा वो रहेगा, और अर्ली वैदिक पीरियड में एक वेद बना जिसका नाम था ऋग्वेद। चलो नाउ वी स्टार्ट। The Rigved is the source that provides the most of the information regarding the early Vedic period. यानी अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए उसका जो इम्पोर्टेंट सोर्स रहेगा वो हमारा रहेगा ऋग्वेद। So in this topic we discuss about the political life of early Vedic period, then economic life, social life, religious life and the recreation. So first is political life. The early Vedic society consisted of many different tribes called janahs. इसे आप जनाह भी बोल सकते हो। यानी अर्ली वैदिक पीरियड सोसाइटी जो थी वो ट्राइब्स यानी कि कबीलों में बटी हुई थी। हमारी तरह एक वेल सिविलाइज्ड कम्युनिटी नहीं देखने को मिलती थी, पर डिफरेंट ट्राइब्स यानी एक फैमिली या फिर एक पूरे कबीले जो होते थे उनके रिचुअल्स अलग रहते थे, उनकी मान्यताएं अलग रहती थी, उनका रहने का लाइफस्टाइल वो सब कुछ अलग रहता था। तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमें इस तरह की ट्राइबल सिस्टम जो है वो देखने को मिलती थी, और ट्राइब्स को जनाह कहते थे। ईच ट्राइब्स हैड इट्स ऑन रूलर नॉन एज अ राजन, यानी हर एक ट्राइब्स में अपना एक रूलर देखने को मिलता था जिसे राजन कहते थे। जैसे हर एक स्टेट के एक अलग किंग होते हैं, हर एक कंट्री के अलग पीएम होते हैं। पीएम और किंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये तो सिर्फ एग्जांपल देने के लिए है। वैसे ही कि उस टाइम पर भी हर एक ट्राइब्स में रूल करने के लिए एक होते थे जिसे राजन कहते थे, जिसकी वजह से कोई भी ट्राइब्स है उसका फंक्शनिंग जो है वो स्मूथली हो सके।
He was usually elected as a Rajan because of his bravery and ability to lead his tribes in war and raids. यानी कि वहाँ पर जो है वो राजन हेरिडिटरी नहीं था, पर इलेक्ट किए जाते थे. क्या किए जाते थे? इलेक्ट किए जाते थे. तो इलेक्ट किस बेस पर किए जाते थे? बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी, एबिलिटी, लीड्स अ ट्राइब, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी की वजह से कि वो किस तरह से वॉर और रेड्स, यानी कि सामने से अगर दुश्मनों ने हमला किया है तो, और अगर कहीं वॉर करनी है तो इन दोनों सिचुएशंस में वो किस तरह से अपने ट्राइब्स को लीड और प्रोटेक्ट कर पाते हैं, उस एबिलिटी और ब्रेवरी के हिसाब से राजन जो थे उनको इलेक्ट किया जाता था. एंड दिस इज़ नॉट हेरिडिटरी, रिमेंबर दैट. इन अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो हमें हेरिडिटरी नहीं देखने को मिलता है, बट लेटर वैदिक पीरियड में हमें रूलर्स जो है वो हेरिडिटरी देखने को मिलते हैं. So the position of the Rajan was not hereditary. As if I told you, it's not hereditary. ऋग्वेदिक राजन्स did not collect the tax. यानी कि ऋग्वेद में जो राजन्स मीन्स द रूलर ऑफ द ट्राइब्स, वो टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे. They manage with the voluntary contributions made by the member of the tribes. Voluntary contribution इनका मतलब होता है कि ट्राइब्स में जो मेंबर्स होते हैं जिसके पास अच्छे खासे पैसे हो, वो अपना खुद से कंट्रीब्यूशन देते थे और उसकी मदद से जो है वो ट्राइब चलता था, जिससे लोकल पीपल के पास से या फिर जिसके पास पैसे नहीं है ऐसे लोगों से उनको टैक्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती थी. The Rajan took decisions in consultation with the Sabha and Samiti, which were tribal assemblies. Women could also attend the Sabha. यानी कि कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जो भी राजन को लेने होते थे वो सभा और समिति से डिस्कस करने के या फिर परामर्श के बाद ही वो लेते थे. और उसे ट्राइबल की असेंबली भी कहा जाता है. और एक ख़ास चीज़ है कि उस टाइम पर विमेंस को भी सभा अटेंड करने दिए जाते थे. In addition to the Rajans, priests or Purohits were regarded more important than the rest of the tribe or the Jana. They helped the Rajan and the common people of the tribes in all rituals matters. यानी कि प्रीस्टेस और पुरोहित जो थे उनको जना यानी कि जो लोकल पीपल या फिर कॉमन पीपल थे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस माने जाते थे अर्ली वैदिक पीरियड में भी, कि पुरोहित और उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी और वो ट्राइब्स में होने वाले हर एक रिचुअल्स मैटर में पार्ट लेते थे या फिर उनकी ही हेल्प ली जाती थी. द सेनानी हेल्प द राजन इन हिज मिलिट्री कैंपेनिंग एंड वॉर. और सेनानी जो थे यानी वॉरियर भी कह सकते हैं, वो राजन यानी कि रूलर की मिलिट्री कैंपेनिंग और वॉर यानी कि युद्ध के दरमियान हेल्प करते थे. नाउ वी डिस्कस दैट इज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड. थ्रू द प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, कैटल रेडिंग सीम्स टू हैव बीन अन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस. यानी कि हमें अर्ली वैदिक पीरियड में जो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन देखने को मिलते हैं दैट इज एग्रीकल्चर एंड द कैटल रेडिंग. The main agriculture products were wheat, barley and the cotton. The early Vedic people kept herds of a domesticated cow, bulls, ox, horses, sheep, goats and the dogs. यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड भी डोमेस्टिकेटेड ऑफ एनिमल्स से इंट्रोड्यूस है. तो वो किस तरह के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे? तो काउस है, बुल्स है, ऑक्स, हॉर्स, शीप, गॉड्स एंड डॉग्स. The cow was considered precious and the main form of wealth. यानी main form of the wealth यानी कि जो लोगों के पास ज़्यादा काउस हो उन लोगों को वेल्थ पीपल्स में काउंट किया जाता था. यानी कि काउ के हिसाब से ही
लोगों के प्रेस्टीज को है वो डिसाइड किया जाता था कि किस तरह से उनके पास नंबर्स ऑफ द काउस है, और काउस जो है उसको बहुत ही प्राइसियस अर्ली वैदिक पीरियड में माना गया है। द ऋग्वेद मेंशन्स पॉटर्स, वीवर्स, कारपेंटर्स, टर्नर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मिथ्स एंड कैरोट मेकर्स एंड द ज्वेलर्स। कैरोट मेकर्स हैड अ हाई स्टेटस इन द सोसाइटी, यानी कि हमें और भी ऑक्यूपेशंस के बारे में बताया गया है, तो उसमें से है पॉटर्स है, वीवर्स है, कारपेंटर्स है, टेनर्स है। द डिफरेंस ऑफ द स्मिथ्स है, उसमें भी जो कैरोट मेकर्स यानी कि जो रथ बनाने के महारथी हो या फिर जिसको रथ बनाने का स्पेशल स्किल्स हो, उन लोगों को हाई स्टेटस इन द सोसाइटी यानी कि सोसाइटी में अच्छी प्रेस्टीज और प्रेस्टीजियस लोगों में माना जाता था। तो ये जो थी वो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड की थी।